तो प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट आके हमारे आंखों में गिरता है। अगर ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली लाइट आके हमारे आंखों में गिरता है तो जो चीज़ हमें दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट है। अगर वो ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ कोई लाइट क्यों निकलेगा? इट मे बी ए लुमिनस बॉडी, मे नॉट बी ए लुमिनस बॉडी, इट मे बी ए नॉन लुमिनस बॉडी ऑल्सो। लुमिनस बॉडी है तो डायरेक्टली लाइट आएगा, नॉन लुमिनस बॉडी है तो किसी दूसरे का लाइट उसके ऊपर गिर के रिफ्लेक्ट करके आ रहा होगा। जो भी हो, अगर ऑब्जेक्ट से कोई लाइट डायरेक्टली हमारे आंखों में आया तो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट से लाइट गया, किसी एक सरफेस से रिफ्लेक्ट किया और वापस आया तो हमें इमेज दिखेगा। अब ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली लाइट हमारे पास आ रहा है और वहां से लाइट जाके किसी दूसरी जगह से रिफ्लेक्ट करके भी हमारे आंखों में आ रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों को देख रहे हैं। When I am standing in front of mirror, you are able to see me as well as my image. है कि नहीं? दोनों दिखाई देता है आपको, क्योंकि मेरे से डायरेक्टली लाइट आपकी आंखों में गिर रहा है तो आप मेरे को देख रहे हो, मेरे से जो लाइट जा रहा है मिरर पे वो रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में गिर रहा है तो आपको इमेज दिख रहा है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों देख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों देख पाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन माई पोजीशन। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे को नहीं देख पा रहे हो लेकिन मेरा इमेज को देख पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेरे को देख रहे हो लेकिन मेरा इमेज को नहीं देख पा रहे हो, है कि नहीं? तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, मिरर एंड एवरीथिंग, आपको पता चलेगा कि आप ऑब्जेक्ट को देख पाओगे नहीं देख पाओगे, इमेज को देख पाओगे नहीं देख पाओगे। फिर हम लोग प्रीवियस क्लास देखे थे कि अगर रिफ्लेक्टेड रेज किसी जगह डायरेक्टली मीट कर रहे हैं, रियल इधर मीट कर रहे हैं, तो वो बनता है रियल इमेज। तो रियल इमेज कहाँ बनता है? रियल इमेज का मतलब होता है द ब्राइटेस्ट इमेज। क्या ये रे यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, रिफ्लेक्ट करने के बाद रे आगे भी जा रहे हैं। यहाँ पर भी स्क्रीन रखेंगे तब भी वो रे पहुंचेंगे, इमेज बनेगा, वो धुंधला सा इमेज बनेगा। यहाँ पर सारा रे आके फोकस हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक ब्राइट इमेज बनेगा। सो बाय इमेज, बाय सेइंग इमेज, वी टॉक अबाउट द ब्राइटेस्ट इमेज, है ना? जनरल क्वेश्चन आता है इमेज यहाँ पर क्यों बनेगा, यहाँ पर क्यों नहीं बनेगा? लाइट रे तो आ ही रहा है। नहीं, यहाँ पर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हर जगह इमेज बनेगा, लेकिन ब्राइटेस्ट इमेज बनेगा तो यहाँ पे। समझ में आ रहा ना? अगर रिफ्लेक्टेड रेज आर रियली मीटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दे फॉर्म द रियल इमेज। तो रियल इमेज को किसी स्क्रीन पे डाल सकते हैं लेकिन नेकेड आई से देख नहीं सकते। कहाँ बनता है ये? मिरर के पीछे बनता है कि मिरर के सामने? मिरर के सामने बनता है। फिर देखें कि हो सकता है कि रेज आर रियली नॉट मीटिंग। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे आए और रिफ्लेक्ट करने के बाद एक रे इधर गया, ये इधर गया, ये दोनों तो कभी नहीं मिलेंगे। बट दे आर अपीयरिंग टू मीट एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से निकल रहे ऐसे लग रहा है, इनको एक्सटेंड करो तो यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यू विल फाइंड देयर इज ए इमेज हियर। दिस इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। एक्चुअल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज। कहाँ बनता है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। अब ये दोनों रे अगर हमारे आंखों में गिरेंगे तो हम उस इमेज को देख सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज कैन बी सीन बट इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर इसको नहीं बना सकते। तीन चीज याद रखना है, चार चीज। एक हुआ इफ द रेज आर रियल इमिटिंग, रियल इमेज, अपीयरिंग टू मीट अपॉन एक्सटेंशन, वर्चुअल इमेज। Real image forms in front of the reflecting surface, virtual image behind the reflecting surface. Real image cannot be seen, virtual image can be seen. जितने सारे इमेज आप देख पा रहे हो सारे के सारे वर्चुअल इमेज है। और क्या हुआ? Real image can be projected on a screen, but virtual image cannot be projected on a screen. फिर हम लोग बात कर रहे थे प्लेन मिरर का प्रीवियस क्लास, और देखें कि ये कोई अगर ऑब्जेक्ट है और ये कोई एक मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में इमेज बनाना है। कहाँ पर इमेज बनेगा? मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर होता हुआ नजर आएगा? आप खड़े होकर देख रहे हो, आपकी आंखों में अगर रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेगा तो आपको इमेज दिखाई देगा। और हम ये भी जानते हैं कि इमेज का लोकेशन जानने के लिए क्या देखना पड़ेगा? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए जो एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर इमेज बोलेंगे। तो कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे मिरर से निकल के हमारी आंखों में गिरेगा तो हम देख पाएंगे कि इमेज का लोकेशन क्या है। पहले भी हम बता चुके हैं, अगर हमारा एक आंख होता तो एक रे आके गिरता हमारा आंखों में तो इमेज तो दिखाई देता, लेकिन उसका लोकेशन, साइज, डायमेंशन वगैरह जानने में थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं? दो आंख होने से क्या होता है? ये पेन है, यहाँ से कोई लाइट आके मेरे इस आंख में गिर रहा है, यहाँ से कोई लाइट आके मेरा इस आंख में गिर रहा है। ये आंख बोल रहा है कि पेन इधर है, ये आंख बोल रहा है पेन इधर है, और ब्रेन इसको मैप करके पता कर लेता है कि पेन इधर है, कितना डिस्टेंस में है, क्या साइज में है, पता कर लेता है। समझ में? अब पेन का हाइट तो हम एक आंख से पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई रे आके ऐसे गिर रहा है, यहाँ से कोई रे आके ऐसे गिर रहा है, तो सेंसेशन पता चल जा रहा है। लेकिन अगर पेन को ऐसे रखेंगे तो
अब एक आंख से पेन कितना लंबा है बताना मुश्किल है, दो आंख से हम बता सकते हैं पेन कितना लंबा है, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रे आना जरूरी है। तो ये प्लेन मिरर में इस ऑब्जेक्ट का मिरर को देखने के लिए हमें कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। ड्रॉ करने के लिए मैं क्या किया, एक रिफ्लेक्टेड रे लिया जो कि 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आया, मतलब नॉर्मली गिरा और वापस आया, और ये दूसरा आया ऐसे रिफ्लेक्ट करके वापस आया। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, दे आर डाइवर्जिंग, बट अपॉन एक्सटेंशन दे आर appearing to meet somewhere. And we have already seen that this triangle ABI triangle and AOB triangle are congruent. ABI triangle and AOB triangle are congruent. ये कैसे congruent हुआ समझ में आया क्या? कैसे congruent हुआ? क्योंकि अगर ये ऐसे गिर रहा है, ये एंगल अगर थीटा है तो आप कहोगे ये एंगल भी थीटा है कि नहीं, और ये साइड कॉमन है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। किसी दो ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर है और एक साइड कॉमन है, तो इसका मतलब दे आर कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अच्छा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब OA इज इक्वल टू AI। तो क्या क्या कंक्लूजन यहाँ से मिला था हमें? मिला था कि जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, किसके लिए? फॉर रियल ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो। फॉर रियल ऑब्जेक्ट देयर विल बी ए वर्चुअल इमेज। दूसरी बात भी हम लोग डिस्कशन किए थे, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट रियल, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, मतलब दो कन्वर्जिंग रे जाके यहाँ पे गिर रहे हैं तो मिरर के पीछे मिलते हुए नजर आएंगे। इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, द इमेज विल बी रियल। बट ये अभी तुम्हारा क्लास 10 लेवल में बोर्ड में नहीं लिखना है, लेकिन जानने के लिए जानना जरूरी है कि प्लेन मिरर में कोई जरूरी नहीं है कि खाली वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल इमेज भी बन सकता है। समझ में आया? रियल इमेज कब बनता है? व्हेन कन्वर्जिंग रेज फॉल ऑन द मिरर। समझ में आया? अच्छा, अब ऑब्जेक्ट से दो डाइवर्जिंग रेज आ रहे थे, कन्वर्जिंग रे अगर ऐसे आएंगे तो मिरर के पीछे मिलता हुआ नजर आएंगे। समझ में आ रहा है कि हाँ जी कर रहे हो? सपोज हम कहेंगे ये है मिरर, और मान लो कि कोई रे ऐसे आके ऐसे गिरा, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, हरदम ऑब्जेक्ट कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं। मान लो कि यहाँ पर एक ट्यूबलाइट ग्लो कर रहा है, तो यहाँ से कोई लाइट रे आके ऐसे गिरा, यहाँ से कोई लाइट रे आके ऐसे गिरा, आप कहोगे वेयर इज द ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी समवेयर हियर, ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी समवेयर हियर। समझ में आया क्या? लगेगा इट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट हियर। अब अगर ये रे जो इंसिडेंट हुआ ये रिफ्लेक्ट करेगा तो आप नॉर्मल ड्रॉ करो, रिफ्लेक्टेड रे निकालो, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो, रिफ्लेक्टेड रे निकालो। यू सी द टू रेज आर मीटिंग समवेयर हियर, द रिफ्लेक्टेड रेज आर रियली मीटिंग, सो हियर विल बी ए रियल इमेज वेयर इट इज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आया? इस फंडे को अभी थोड़ा पॉकेट में रखो, उसको बाद में यूज करेंगे जब सारा कन्वेंशनल चीजें ट्रेडिशनल चीजें खत्म हो जाएगा तो हायर फंडामेंटल के लिए करेंगे। बस मैं बताना चाहता था कि अगर कोई आपको पूछा कि जो प्लेन मिरर है उसमें द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, ट्रू और फॉल्स, तो कहोगे फॉल्स, रियल भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? आप सनलाइट को प्लेन मिरर के सहारे किसी दूसरे के फेस में डालते हो ना, मतलब वी आर एबल टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ सन ऑन ए स्क्रीन। व्हाट इज दैट इमेज? दैट्स ए रियल इमेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो उन मिसकंसेप्शन से दूर रहने के लिए मैं इस चीज का बताया। क्या सबको ये चीजें समझ में आ रहा है? यस। फिर हम लोग ये भी देखें कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये स्टेटमेंट को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता था। मैं बोल सकता था डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट is equal to distance of mirror from image. No, I told otherwise. Distance of object from mirror is equal to distance of image from mirror. In fact, आगे चल के ये चीज बड़ी काम का चीज आएगा। ये जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, वो डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम द मिरर आर इक्वल एंड अपोजिट ऑलवेज, एंड द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। समझ में आ रहा है क्या? लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज यू क्लियरली सी इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ऑब्जेक्ट रखो, मिरर इमेज कहीं भी बनेगा तो लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मिरर। ध्यान रखना है सब चीजों को। दूसरा हुआ हम लोग देखे थे, और क्या देखे थे इसमें कि द इमेज इज फॉर ए रियल
रियल ऑब्जेक्ट इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज बट लेटरली इन्वर्टेड, मतलब ये अगर लेफ्ट हैंड उठाएगा तो ये राइट हैंड उठाएगा, है ना, ये बात है। फिर ये क्लॉक वाला प्रॉब्लम देखे थे, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉक में रीडिंग हो रहा है 225, इमेज क्लॉक में रीडिंग हो रहा है 935, मतलब रीडिंग सम ऑफ रीडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉक प्लस रीडिंग ऑफ इमेज क्लॉक इज ऑलवेज 12। एक दिया रहेगा तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, फिगर बना के करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? मान लो कि ऑब्जेक्ट वाला क्लॉक में 6 बजा है, इमेज वाला क्लॉक में कितना बजेगा? कितना सिंपल है, 6 तो 6 ही दिखेगा, 9 बजा है तो 3 बजा दिखेगा। समझ में आ रहा ना? 6:30 बजा है, 6:30 इन द ऑब्जेक्ट क्लॉक, इट विल बी 5:30। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट क्लॉक प्लस इमेज क्लॉक का रीडिंग होगा ये। अच्छा, फिर हम लोग देखें कि सम रूल्स रिलेटेड टू दिस और फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस। क्या देखे थे कि अगर ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ पर ये हेडिंग में क्या देखे थे, डिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे को हम डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, दो तरीका है हमारे पास। ये मिरर है, मिरर पे कोई लाइट रे, मान लो कि कोई लेजर लाइट आप ऐसे डालें वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जा रहा है। अगर लेजर लाइट का डायरेक्शन बदल देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। आपको यूजुअली रे दिखेगा नहीं, लाइट कैन नॉट बी सीन बट थिंग्स इल्यूमिनेटेड बाय लाइट कैन बी सीन। अगर कोई लेजर लाइट लेके एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा अगरबत्ती लगा तो धुआं निकलेगा, तो धुएं में आपको दिखेगा कि लेजर लाइट जा रहा है, लेजर लाइट आ रहा है। अगर एब्सोल्युटली ड्राई है एटमॉस्फेयर तो कुछ नहीं दिखने वाला, डॉट नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा। आप दिखेगा टॉर्च ग्लो कर रहा है, इधर कहीं स्पॉट पड़ा है, बीच का रे नहीं दिखेगा। लेकिन अगर धुआं छोड़ देंगे तो बीच में दिखेगा हाँ लेजर लाइट आ रहा है। यू कैन मेक दिस स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स आल्सो। एक अगरबत्ती लगा तो धुआं निकलने लगेगा, थ्रू दैट स्मोक यू फाइंड द लेजर रे इज कमिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड गोइंग लाइक दिस। अभी वो रिफ्लेक्टेड लाइट को डिफ्लेक्ट करना है तो दो तरीका हुआ, एक तो हम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, दूसरा हुआ मिरर का पोजीशन को भी रोटेट कर सकते हैं। मिरर ऐसा था, मिरर को थोड़ा ऐसे कर देंगे तो ये रे जो रिफ्लेक्टेड रे था वो भी बदल जाएगा पोजीशन। एंड क्या कंक्लूजन हम लोग देखे थे कि व्हेन मिरर बीइंग फिक्स्ड, क्या था, व्हेन मिरर बी फिक्स्ड इफ द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा क्लॉकवाइज देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा, ये बात है। और दूसरा क्या देखे थे, इफ इंसिडेंट रे रिमेनिंग फिक्स्ड, mirror is rotated clockwise by theta, then the reflected ray rotates to theta in the same direction clockwise। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बोर्ड में छोटी छोटी चीज का प्रूफ भी दे सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत प्रूफ का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन ये पर्टिकुलर चीजों का प्रूफ नहीं मांगते वो लोग, वो मोस्टली आपका क्लास 9 में 10 में और कॉर्ड सरफेस रिफ्लेक्शन पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें बता रहा हूँ क्योंकि वो चीज दूसरी चीजें समझने में आसान होगा। आपको समझ में आ रहा है 7 तक? फिर हम लोग देखे थे कि व्हाट इज ब्राइटनेस ऑफ इमेज। इमेज ब्राइट कब दिखेगा, कोई ऑब्जेक्ट ब्राइट कब दिखता है? ये पेन मुझे ब्राइट कब दिखेगा, जब यहाँ से बहुत सारा लाइट आके हमारे आंखों में गिरेगा। मान लो 2 ठो बल्ब ग्लो कर रहे हैं, बोथ आर लुमिनस, एक 10 वाट का है और एक 100 वाट का है, तो 100 वाट वाले से बहुत सारा रे आके मेरे आंख में गिर रहे हैं तो इट इज लुकिंग ब्राइटर। तो जब कोई ऑब्जेक्ट से बहुत सारा रे आके हमारे आंखों में गिरेंगे वो हमें ब्राइटर दिखेगा। सिमिलरली इमेज का ब्राइटर दिखेगा, इफ मोर रिफ्लेक्टेड रेज रीच आवर आई द इमेज विल लुक ब्राइटर, इफ लेस रिफ्लेक्टेड रेज रीच आवर आई इट विल लुक डिम। हाँ, तो इतना ब्राइट तो नहीं दिखेगा, लेस ब्राइट दिखेगा। तो ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे रीचिंग आवर आई, है ना। अब कोई छोटा सा मिरर है, छोटे से मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट का लाइट रिफ्लेक्ट करके आएगा तो थोड़ा सा आपको छोटा सा रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा तो लेस ब्राइट का इमेज मिलेगा। अगर मिरर को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों में पहुंचेंगे तो इमेज विल लुक ब्राइटर। आप कभी ट्राई करके देखो, कहीं टूटा हुआ मिरर पड़ा है, छोटा सा पीस लेके देखो, यू आर लुकिंग डार्क। आप बोलोगे सुबह तुम इतना गोरा था, शाम को काला कैसे हो गया? नहीं, ये छोटा मिरर है, थोड़ा बड़ा मिरर में दोगे तो यू विल सी योर कलर इज इंक्रीजिंग, योर ब्राइटनेस इज इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? अब ध्यान रहे कि ये चीज तब होता है फॉर स्मॉल साइज मिरर्स, बड़े मिरर के लिए नहीं होगा। क्योंकि मान लो कि एक मिरर है ये बोर्ड साइज का, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके जितना रे मेरे आंखों में आना चाहिए पूरा आ चुका है, बोर्ड इसको और बड़ा करेंगे और आएगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे आंखों का पोजीशन और इमेज का, ऑब्जेक्ट का साइज, बोर्ड का साइज देखो तो इतनी ही रे आ सकता है, उससे ज्यादा रे नहीं आ सकता।
बहुत सारे रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेंगे, लेकिन मेरे आंख कितना कैच करेगा, जितना ये रो में आएंगे, इस सॉलिड एंगल में जो चीजें आएंगी उसी को कैच करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फॉर स्मॉल मिरर्स ओनली विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस द ब्राइटनेस ऑफ इमेज इंक्रीजेस। इंक्रीज तो होता है, कैसे इंक्रीज करता है? सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। अगर हम कहेंगे स्मॉल एरिया ए है, इमेज का ब्राइटनेस है आई, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस को अदरवाइज कहते हैं इंटेंसिटी, और एरिया को 2a कर देंगे तो ये बन जाएगा सीधा 2i, ब्राइटनेस डबल हो जाएगा, डबल अमाउंट ऑफ रेज आर कमिंग। समझ में आया? एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ दैट। फिर हम लोग क्या देखे थे? रीजियन ऑफ साइट। कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने कहीं भी रख दो, उसका इमेज बनेगा। इमेज बनना, इमेज दिखना दो अलग अलग चीज है। मेरे को मेरा इमेज नहीं दिख रहा है का मतलब नहीं कि मेरा इमेज नहीं बन रहा है ना, या फिर बन रहा है तो मुझे दिखेगा, कोई जरूरी नहीं है। मान लो ये पूरा बोर्ड है, ये बोर्ड के मैं एक साइड में ऐसे खड़े हो जाता हूँ, तो इस मेरे से जो रे आ रहे हैं रिफ्लेक्ट करके यहाँ से निकल के आपकी आंखों में गिर रहे हैं, एंड यू आर एबल टू सी माई इमेज बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज आर रीचिंग यू। यहाँ से जो रेज आ रहे हैं वो वापस नहीं आ रहे हैं यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो तो इधर ही जा रहे हैं, तो मुझे अपना इमेज नहीं दिख रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग? तो मुझे अपना इमेज नहीं दिख रहा है। मुझे अपना इमेज नहीं दिख रहा है का मतलब नहीं कि इमेज नहीं है। इवन आप कहोगे आपका पूरा इमेज बनने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए? ये बड़ा सा मिरर रहेगा तब भी मेरा इमेज पूरा बनेगा। इतना छोटा सा भी मिरर ले लो, इसमें भी मेरा पूरा इमेज बनेगा। सपोज आई टेक ए मिरर ऑफ दिस साइज, जितना इतना छोटा सा, अब इसमें देखूंगा तो मेरा इमेज पूरा बन रहा है। कहीं दिख तो नहीं रहा? नहीं दिख रहा है मतलब नहीं बन रहा है क्या? नहीं नहीं बन रहा है। कोई अगर आप उधर से ऊपर से ऐसे झुक के देखोगे तो इसमें आपको मेरा पाँव भी दिखेगा, ऐसे बैठ के देखोगे मेरा सर भी दिखेगा। मैं सीधा देख रहा हूं तो मेरा नाक दिख रहा है और ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। और मेरा छोटा सा नाक खाली बन रहा है, मिरर बड़ा होता तो पूरा इमेज बनता है। नहीं नहीं, पूरा इमेज बन रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। तो अगर कोई एक बड़ा सा मिरर को काट के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उतने तो कंप्लीट इमेज बनते हैं। द नंबर ऑफ कंप्लीट इमेजेस इज सेम। हमें क्या दिख रहा है वो बात अलग है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये बात है। तो कोई ऑब्जेक्ट का इमेज को किसी मिरर में अगर बन रहा है तो देखने के लिए कहां पर खड़ा रहना चाहिए कोई ऑब्जर्वर को? उसको कहते हैं रीजियन ऑफ साइट और रीजियन ऑफ परव्यू। कहां पर खड़े रहने से कोई ऑब्जेक्ट का इमेज को देख सकता है? प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कशन किए हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा है, ये अगर कोई मिरर है, तो आप देखोगे यहां से अगर कोई लाइट रे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट करके गया तो यहां से कोई भी दूसरा रे लो, वो तो रिफ्लेक्ट करके इससे ऊपर ही जाएगा। इसके नीचे कोई रिफ्लेक्टेड रे जा ही नहीं सकता। कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं आ रहा है मतलब यहाँ पर अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो उसको कोई रिफ्लेक्टेड रे नहीं पहुंचेगा। ऑब्जेक्ट है, मिरर है, इमेज भी बन रहा है, नहीं, बट दिस मैन इज नॉट एबल टू सी द इमेज। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे उसकी आंखों में नहीं पहुंच रहे। सिमिलरली यहाँ से कोई रे आके यहाँ पे गिर रहा है तो रिफ्लेक्ट करके इधर जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिंग एंगल, इधर जा रहा है। यहाँ पर कोई आदमी अगर खड़ा रहेगा तो ही विल नॉट बी एबल टू सी। Why? Because reflected rays cannot reach. इसका मतलब ये दोनों रे के बीच में कोई रहेगा तो ही देख पाएगा इमेज को। This region is called region of sight और region of purview. So how you define that region? किसके ऊपर region डिपेंड करता है? वो region डिपेंड करता है size of the mirror, location of the mirror, position of the object, object कहाँ रखा है उसके ऊपर, है कि नहीं? और वो region को कैसे हम डिमार्क करते हैं? डिमार्केशन कैसे करते हैं? दैट रीजन इज बाउंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज। कहां से? फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मिरर। मिरर का एक एंड से एक रिफ्लेक्टेड रे निकालो, दूसरे एंड से एक रिफ्लेक्टेड रे निकालो, दोनों रे के बीच में जो जोन है दैट इज द जोन इन व्हिच वन हैज टू स्टैंड टू सी द इमेज। इस जोन से बाहर कहीं भी खड़े रहो आपको इमेज दिखाई नहीं देगा। समझ में आया क्या? फिर हम लोग डिस्कशन किए थे और देखे थे कि कौन सा केस में अगर सेम साइज का हम प्लेन मिरर लेते हैं एंड कन्वेक्स मिरर लेते हैं, किसका रीजन ऑफ साइट ज्यादा होगा फॉर द सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम डिस्टेंस? कन्वेक्स मिरर में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से कोई रे अगर जा रहा है, नॉर्मल ड्रॉ करो ये इधर जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ करो ये इधर आएगा, तो दिस इज कवरिंग ए बिगर एरिया। लगे था हम लोग ये भी डिस्कशन किए थे बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर को देख पा रहा है तो ऑब्जर्वर भी ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, है कि नहीं? और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहने से ये सारे लोग इसको देख सकते हैं,
तो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर रहेगा तो ये सारे लोग को वो देख सकता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं। किसको, कॉन्वेक्स मिरर को। दो रीजन है व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर है, ये रियर व्यू मिरर। गाड़ी में जाते वक्त देखो आप मिरर कैसा है, देखो ना कॉन्वेक्स, देखो कि नहीं देखो, लिखा रहता है ना उसके ऊपर कुछ, क्या लिखा रहता है, कभी पढ़े हो? हाँ बोलो। इमेजेस ऑब्जेक्ट्स इन मिरर अपीयर क्लोजर देन द रियल। नहीं, वो कैसे होता है, क्या होता है, जब हम जाएंगे स्फेरिकल मिरर में तब देखेंगे। चीजों को ऑब्जर्व करो। ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता है, पढ़ते हो शीशे के ऊपर क्या लिखा रहता है, देखते हो ट्रक के पीछे क्या लिखा रहता है, ब्लो हॉर्न। हाँ, जगह मिलने पर न, समय मिलने पर, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। नहीं, तेरा मेरा साथ, वो बड़े डिजाइन से लिखते हैं, तेरा नहीं मेरा साथ। आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना, तेरा मेरा साथ। नहीं, लौटेंगे तो आपका, बड़े सुंदर सुंदर कोटेशन लिखते हैं ट्रक वाले। क्या उनको पढ़ना आता है कि नहीं आता है? मैं तो अभी जा रहा था, अभी देख रहा था कि लिखा था किसी ट्रक के पीछे ब्लो हॉर्न। कैसा, उसको कहाँ लिखा है, वो कहाँ से लिखवाया है क्या मालूम। कोई पंजाबी होगा, सॉरी कहीं का होगा, कोई देख रहा होगा तो बोलेगा हमारे नाम पे बोलेगा। लोग कुछ भी लिख देते हैं ट्रक के पीछे। नहीं, तो रीजन ऑफ साइट क्या है, बढ़िया से समझ में आया। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे, लेकिन कितना समझे थे जानने के लिए लेट अस हैव सम क्वेश्चंस, फिर जाके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया है पहला क्वेश्चन। आउट ऑफ एबीसी व्हिच वन गिव्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मिरर है, एबीसी में से कौन देगा इमेज। क्लू क्या है, द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मिरर। क्योंकि यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से जितने भी रे इस मिरर के ऊपर गिरेंगे, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट को मेरा, इस ऑब्जेक्ट से जितने भी रे मिरर के ऊपर गिरेंगे सारे को हम इंसिडेंट रे कहेंगे। सारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग होंगे, और सारा डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करने से कहाँ पे मिलते हैं, इमेज पे मिलते हैं। मतलब जितना भी रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर से जाएगा सबको एक्सटेंड करो तो इमेज पे मिलेंगे। तो हम ऐसा वाला एक रिफ्लेक्टेड रे क्यों नहीं लेंगे, ऐसे आया तो ऐसे गया, तो ये रे भी तो इमेज पे ही मिलेगा। मतलब द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो कौन सा हो गया इमेज, सी। समझ में आया क्या? तो हम लिखेंगे इसमें द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज is always perpendicular to mirror। तो क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है? नहीं। ये परपेंडिकुलर है? नहीं। ये, हाँ ये हो गया। मतलब C is the image, so image is C। समझ में आया? If a clock reads 10:42 o'clock, what will be reading in the image clock? हम जानते हैं कि image plus image reading, नहीं, image time plus object time क्या होता है 12। तो पूछा है image time क्या होगा, image time हो जाएगा 12 o'clock minus 10:42, so it is coming out to be 1:18। क्या बात समझ में आया? हो गया था सबका? चलिए आगे। Find what should be minimum height of a mirror so that a man can see his complete image in it, given that height of man is h। ये एक बहुत ही कॉमन चालू टाइप का क्वेश्चन है, हाँ, और MCQ में भी आ जाता है। आपको आंसर याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि स्कूल में 2-3 मार्क के लिए देंगे, आपको निकालना भी पड़ेगा। थोड़ा आपको ध्यान से देखना है कि मान लो कि ये कोई एक मिरर है, हियर इज ए मिरर, सपोज दिस इज व्हाट इज द मिरर, और पता चला कि यहाँ पे कोई आदमी ऐसे खड़ा है, दिस इज व्हाट इज द मैन।
ये उसका पाँव है और ये उसका सर है और ये उसका आँख है। समझना थोड़ा मुश्किल है, समझना यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। दिस इज द आई ऑफ द मैन, दिस इज द हेड एंड दिस इज द टू। समझ में आया? मैं दूसरे पेज में जाता हूँ तो बड़ा बड़ा फिगर बनाऊंगा। लेट मी सी, ये थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ये बन गया मिरर, सॉरी, ये बन गया मिरर, ये बन गया आदमी। इस आदमी का हाइट है h, ये उसका पाँव है, ये उसका आँख है, ये उसका सर है। आँख इतना नीचे नहीं होता है, समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। समझ में आया? अब वो आदमी को अपना इमेज दिखेगा कब? जब रिफ्लेक्टेड रेज उसकी आंखों में पहुंचेंगे। अब ये अपना सर को देख पाएगा कब? जब सर से रिफ्लेक्ट कोई रे गिरेगा मिरर पे और रिफ्लेक्ट करके उसकी आंखों में गिरेगा, है कि नहीं? और पाँव से कोई रे अगर मिरर पे गिरेगा, रिफ्लेक्ट करके उसकी आंखों में गिरेगा, तो पाँव को भी देख पाएगा, सर को भी देख पाएगा। नहीं, इसका मतलब हुआ इतना बड़ा मिरर होना काफी है और ऊपर का मिरर चाहिए क्या? नहीं। तो पूछा था मिनिमम साइज का मिरर, तो हमें पता करना है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द मिरर सो दैट ही कैन सी द कंप्लीट इमेज। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो चलो सोचते हैं कि ये है हमारा आंखों में यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, क्या आप गेस करके बता सकते हो कि अगर ये हाइट है सपोज h1 और ये हाइट है h2, व्हाट इज द हाइट ऑफ द मैन? h1 प्लस h2 व्हिच इज गिवन h। अच्छा, आप जानते हो ये भी कि ये जो इंसिडेंट एंगल है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर है। तो क्या आप बता सकते हो कि ये दोनों एंगल अगर बराबर हो गया, ये तो कोई एक आइसोसेलेस एंगल दिख रहा है, ये दोनों एंगल बराबर हो गया, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया तो क्या बता सकते हो कि व्हाट विल बी दिस लेंथ, यहां से यहां तक का? ये इसको आधा करेगा, h1 बाई, समझ में आ रहा? सिमिलरली ये लेंथ क्या हो जाएगा? सोचो, ये लेंथ विद द सेम लॉजिक, ये एंगल बराबर है तो ये हो जाएगा h2/2 और मिरर का हाइट कितना हो गया? h1/2 प्लस h2/2। अगर h है h1 प्लस h2 दिया है हाइट ऑफ द मैन, क्वेश्चन में दिया है ना, हाइट ऑफ द मैन इज h, तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितना हुआ? h1 प्लस h2/2 मतलब h/2। कोई 6 फीट का आदमी अपना कंप्लीट इमेज दिखने के लिए मिरर कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? 3 फीट। अब देखिए ड्रेसिंग टेबल में सारा मिरर, वो जाके दुकान में मांगोगे ड्रेसिंग टेबल का मिरर, तो वो जानता है कि आदमी जनरली यहाँ पर 6 फीट का होते हैं, तो ड्रेसिंग टेबल का मिरर मतलब 3 फीट का मिरर देगा। अगर ड्रेसिंग टेबल होगा घर में तो 3 फीट का मिरर मिलेगा सबको, ठीक है? आपके घर में ज़्यादा लंबे लोग हो तो आप बोल के लाओगे कि थोड़ा ज़्यादा लंबा चाहिए, नहीं तो नॉर्मली 3 फीट का वो देते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि 3 फीट का मिरर में आपको कब आपका इमेज दिखेगा? जब वो मिरर को हम थोड़ा उठा के ऊपर रखेंगे। ये आंसर इतना कॉमन है, इतने बार स्कूल में पूछते हैं कि बच्चे याद रख लेते हैं कि अगर 6 फीट का कोई आदमी है तो उसको 3 फीट का मिरर चाहिए पूरा इमेज दिखने के लिए। लेकिन साथ साथ कंडीशंस याद रखना, और ड्रेसिंग टेबल का मिरर को अगर जमीन पे रख दिया जाएगा तो आपको पूरा इमेज दिखेगा क्या? नहीं, कुछ उठा के रखा गया है, समझ में आया? अगर जमीन पे रखेंगे तो कितना बड़ा मिरर चाहिए? सोचो, जमीन पे रखेंगे, आदमी यहाँ पे खड़ा है, जमीन पे रखेंगे, कितना बड़ा मिरर चाहिए? पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, है कि नहीं? आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, कितना बड़ा चाहिए? h2 तो रहेगा प्लस h1/2, आर यू गेटिंग? h2 तो रहेगा प्लस h1/2, समझ में आया? मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कोई एक जोकर खड़ा है, ठीक है, और ये जोकर ऐसा खड़ा है, उसकी सर पे कोई टोपी लगा है ऐसे, आंख यहाँ पे है, और दिया है कि ये जोकर का पूरा टोपी के साथ हाइट दिया है, सपोज इट इज 180 सेंटीमीटर, और दिया है कि यहाँ से
टोपी के ऊपर, टोपी के फुल भी लगा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है सपोज 20 सेंटीमीटर, जोकर वाला टोपी। अब यहाँ पर सामने हम एक मिरर रखना चाहते हैं। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एज सो दैट ही कैन सी द कंप्लीट इमेज। मिरर कहाँ रखा है? जमीन पे रखा है, ध्यान रहे, जमीन पे रखा है। अब h/2 मत बोल देना, 90 मत बोल देना, जैसे 90 बोल दिया तो गया। मिरर कहाँ रखा है? जमीन पे, उठा के नहीं रखें। तो मिनिमम क्या मिरर चाहिए? जमीन पे रखा है मिरर, तो मिनिमम क्या चाहिए? ये दिखना चाहिए उसको, बाकी तो ये तो रहे जमीन नीचे दिखने की जरूरत नहीं। जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, हम देख रहे थे इसका निचला हिस्सा को भी काटने की कोशिश की। अगर जमीन पे रखा दिया तो ये तो है ऑलरेडी, निचला हिस्सा देखने की जरूरत नहीं, कितने ऊपर तक रखेंगे। तो मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अब ये अगर 20 है तो ये कितना है? 10, और ये 160, नहीं ये हो गया 160, हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां तक तो रहेगा, ये 160 तो रहेगा, प्लस और कितना चाहिए? 10, मतलब हाइट कितना चाहिए मिरर का? 170। समझ में आ रहा है क्या? इज इट अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। इज इट क्लियर? नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक तो मिरर फिक्स है। ऊपर से ही मिरर को काट के छोटा करेंगे, जमीन से तो काट के नहीं, क्योंकि जमीन पे खड़ा है मिरर, ऊपर से काट के छोटा करेंगे। ऊपर वाला जो 20 सेंटीमीटर वाला है उसका कितना बड़ा मिरर होने से आपको दिखेगा? 10 सेंटीमीटर होने से। समझ में आ रहा है? शवंतक को भी समझ में आया? तो व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट? मिनिमम एज कितना हो गया? 1, ये वाला 1, ये कितना है? 160। इट इज 160, इन फैक्ट इट इज 160 प्लस 20/2, 170 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन मिरर स्टैंड्स ऑन ग्राउंड, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो when the mirror is standing on ground, what should be the minimum height of mirror so that a man can see his complete image? मतलब टोपी से टो तक। समझ में आया? ये नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अक्सर बच्चे इसको गड़बड़ कर देते हैं। टोपी को देखो और टोपी के फूल को भी देखो। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये उसका आंख है, तो आंख से टोपी का टॉप तक का हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इसको देखने के लिए मिरर कितना चाहिए? 10 सेंटीमीटर, नहीं बाकी तो मिरर नीचे है, टोटल 170। क्या ये बढ़िया से समझ में आया? ये मेडिकल एंट्रेंस में बार बार पूछता है, और बच्चे क्या है h/2 लिख के आ जाते हैं, क्योंकि माइनर क्लासेस में h/2 लिखा रहता है, आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ए मैन वर्किंग अलोंग AB में कोई आदमी चल रहा है, इज एबल टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पा रहा है। फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? मतलब AB में वो A से B तक गया और इस ऑब्जेक्ट का इमेज को देख पाया, है ना। बोला कि A और B के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? वो कब देख पाएगा? जब वो रीजन ऑफ साइट के अंदर रहेगा। When the man is in the region of sight of the image, तो वो देख पाएगा। चलो रीजन ऑफ साइट कैसे निकालते हैं? आपको याद होगा, हम बताए थे क्या था वो? इट इज द रीजन बाउंडेड बाय द रिफ्लेक्टेड रेज, है कि नहीं? मतलब ये आदमी अगर B से ऊपर चले जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रेज से बाहर चले जाएगा, he will not be able to see, है कि नहीं? अभी हमें पता करना है कि AB के बीच में डिस्टेंस क्या है। ये तो काफी सिंपल हो गया। थोड़ा अगर इमेजिन कर पाओगे, करने के 1000 तरीके हैं,
मैं थोड़ा अपना तरीका में करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रीवियस वाले को हम लोग ऐसे ही मेजर करके निकाले थे। देखो तो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ध्यान से देखो, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ये रे को, ठीक है, और ये रे को भी एक्सटेंड करता हूँ, विल नॉट दे मीट हियर। और ये जो ट्रायंगल बना अभी, क्या ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा? सोचो तो, क्योंकि ये एंगल जितना है ये एंगल उतना ही होगा, ये एंगल जितना है ना, ये एंगल उतना ही होगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल मान लो कि ओ डैश को और आई डैश को, ठीक है, आई डैश को इमेज कहाँ बनना होगा? यहाँ बनना होगा। आप जानते हो कि ये जो ट्रायंगल, ये वाला इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए। दोनों ट्रायंगल मतलब ए बी आई, और इसको कुछ नाम दे दो, मान लो कि सी डी आई, ट्रायंगल आर सिमिलर। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? दिखाई दे रहा है। तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि ए बी आई ट्रायंगल एंड सी डी आई ट्रायंगल आर सिमिलर। आया समझ में? सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो आप कहोगे कि सी डी बाई ए बी और ए बी बाई सी डी मस्ट बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस बाई दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? ये डी है तो ये भी तो डी है कि नहीं? ये डी है, ये डी है, तो ये सिर्फ कॉन्ग्रुएंट था तो ये डी हुआ। तो आप कहोगे ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू 3D बाई डी। है कि नहीं? तो सी डी का वैल्यू क्या आ गया? और सी डी का वैल्यू तो दिया है एल, फिगर में ये दिया है। लेंथ ऑफ द मिरर भी तो दिया है आपको, यहाँ पे क्या दिया है? लेंथ ऑफ द मिरर एल दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है एल, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया हुआ है मिरर का एल। ऐसे क्या देख रहे हो? समझ में आ रहा ना? हाँ, अगर ये एल हुआ तो सोचो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू, हाँ, ए बी इज इक्वल टू 3L। क्या ये हुआ था? तुम लोग ऐसे किए थे कि दूसरे तरीके से किए थे? ऐसे किए थे? हाँ, ऐसे करके किए थे। बढ़िया। किसी को अगर तकलीफ हुआ तो दूसरा तरीका भी बताएंगे। समझ में आ गया? नहीं आया? अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले इस तरीके को बता देते हैं, क्यों समझ में नहीं आया, फिर दूसरा तरीका भी बताते हैं। देखो, ये ए से बी तक रहेगा और ये डायग्राम सबको समझ में आया। मैं अगर ये रे को एक्सटेंड करता हूं तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा? जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज बनते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं। और आप जानते हो कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, तो ये डी हो गया, ये डी हो गया। और ये भी समझ में आ रहा है कि एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अरे एंगल बराबर है, ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल बराबर है, तीनों एंगल बराबर है और एक साइड कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ऐसे ही सोचो कि ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी तो सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन अभी सोचो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये कौन सा? ये कौन है? आई है। सी डी आई ट्रायंगल एंड बी आई ए ट्रायंगल, बी ए आई ट्रायंगल एंड सी डी आई ट्रायंगल, क्या है? दोनों सिमिलर है। कैसे सोचेंगे? दोनों ट्रायंगल का एक एंगल कॉमन है कि नहीं? और ये एंगल कॉमन है, और ये दोनों ट्रायंगल का ये एंगल जितना होगा ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी तो उतना ही होगा, क्योंकि वर्टिकल के साथ कर रहा है। ये एंगल जितना होगा ये एंगल भी तो उतना ही होगा ही नहीं होगा? तो दोनों ट्रायंगल ए फॉर्मूला जानते हो ना? तीनों एंगल बराबर हो गए तो सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए मतलब दिस लेंथ बाय द होल लेंथ मस्ट बी इक्वल टू दिस लेंथ बाय द होल लेंथ। दिस लेंथ इज डी, होल लेंथ इज, क्योंकि ये डी दिया हुआ, ये ऑलरेडी डी है तो ये भी डी है, 3D। समझ में आ रहा है?
So D by 3D is equal to L by AB. D by 3D is equal to L by AB. तो AB कितना हुआ? 3L. आया समझ में? आया समझ में? हाँ, ये समझ में आ गया। चलो ठीक है, बढ़िया। तो दूसरा मेथड बताने की कोई जरूरत नहीं है। Let us see the next. Distance between object and image in a plane mirror is 10 मीटर। कोई एक प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसका इमेज यहाँ पे है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। If the mirror moved 2 meters away from the object, मिरर को यहाँ से यहाँ पर ले लिया गया 2 मीटर, मिरर अब यहाँ पे आ गया, है ना? मिरर अब यहाँ पे आ गया तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पहले क्या था? आप जानते हो कि मिरर इज मिडवे बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज सेम एज इमेज का डिस्टेंस। तो पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर से क्या था? अगर ये 10 मीटर था तो वो 5 मीटर था, नहीं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 5 मीटर। अभी मिरर को ऑब्जेक्ट से 2 मीटर दूर भगा दिया, अब डिस्टेंस क्या हो गया? 7 मीटर। इमेज कितना दूर पे होगा? 7 मीटर पे। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 14। पहले 10 था, इसको 2 मीटर हटाया तो डिस्टेंस बन गया 14। क्या बात समझ में आया? तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। इनिशियली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज 10/2 is 5 meter. Finally, object distance कितना है? 5 + 2, 5 मीटर था, अब मिरर को उससे 2 मीटर दूर भगाया गया, इज इक्वल टू 5 + 2 इज इक्वल टू 7 मीटर। सो फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या हो जाएगा? फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 14 मीटर। सो फाइनल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 14 मीटर। क्या ये चीज भी सबको समझ में आ रहा है? अब ये कैसे नहीं समझ में आएगा, इतना इजी है। सो फाइनल डिस्टेंस बिटवीन object and image is equal to 7 × 2 14 मीटर। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। When light is incident normally on a reflecting surface, find angle of reflection. कितना है? नॉर्मल इंसिडेंट है, ये मिरर है, कोई लाइट ऐसे गिरा तो यहाँ पर I क्या हो गया? I इज, ध्यान रहे कि I क्या है? I इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। That is equal to 0. So R is also 0. ये find the angle of reflection of the ray in mirrors. दो मिरर है, मिरर 1, मिरर 2। कोई लाइट रे ऐसे गिरा, यहाँ से गिरेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाने के बाद फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। दोनों मिरर में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। इन मिरर 1 क्या रजन्या मुझे बताएगी? I क्या है? I1 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रजन्या, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मिरर 1? 60 डिग्री। बढ़िया है, देखो समझ में आ रहा है। ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। तो R1 क्या हो जाएगा? इट इज सेम एज I1, दैट इज 60 डिग्री। अब बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंजल, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मिरर 2? ये I2 है, देखो ये 60 डिग्री है,
है कि नहीं? ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? सो यू विल से इन मिरर 2 I2 इज 30 डिग्री, तो R2 कितना हो गया? इट इज सेम एज I2 एंड दैट इज 30 डिग्री। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। A beam of light was incident on a plane mirror. The incident light was rotated clockwise by 10 degree. Find by what angle the mirror must be rotated to restore original position of reflected ray. 5 degree clockwise or anti-clockwise? Clockwise. आप जानते हो कि when mirror remaining fixed, incident ray is rotated by theta clockwise. The reflected ray rotates by same angle theta in anti-clockwise direction. दिया है कि रिफ्लेक्टेड रे को इंसिडेंट रे को रोटेट किया गया बाई 10 डिग्री क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट किया होगा? 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब उसको फिर वापस लेना है अपनी जगह, तो मिरर को अगर थीटा घुमाते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाता है? 2 थीटा। तो अभी मुझे रिफ्लेक्टेड रे को 10 डिग्री कैसे घुमाने से रिस्टोर होगा? 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, तो मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा? 5 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इस चीज को लिख लेंगे, when incident ray is rotated clockwise by 10 डिग्री। हाँ बोलिए। 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा ना मिरर को? नहीं, 5 डिग्री क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। when incident ray is rotated clockwise by 10 डिग्री, reflected ray rotates 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये बात सही है। टू रिस्टोर पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जहां था वहीं पे वापस लाना है। द रिफ्लेक्टेड रे must be rotated कितना? 10 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज आ गया है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे को 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा? 5 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? So the mirror must be rotated 5 degree clockwise. The mirror must be rotated. So mirror must be rotated 5 degree clockwise. अगर मिरर को 5 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा और अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट P। देखो यहाँ से निकलता हुआ कोई राइट, यहाँ से कोई राइट निकला पॉइंट C से P पे गिरा, रिफ्लेक्ट किया। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट पॉइंट P ऑन मिरर AB। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन लाइन प्लेन मिरर AB। ठीक है, AB में गिरा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगा। पूछा है ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पॉइंट P ऑन मिरर AB इज एबल टू इल्यूमिनेट ए बॉडी एट O। O में कोई बॉडी है उसको O कर पाएगा। ठीक है, क्या हो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तो पूछा है, बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पॉइंट P ऑन मिरर AB इज एबल टू इल्यूमिनेट ए बॉडी एट O। O में कोई बॉडी रखा है आफ्टर रिफ्लेक्शन। फाइंड AP। AP कितना होगा? 3 मीटर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ये एंगल जितना होगा ये एंगल तो उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि 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 ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टिंग एंगल बराबर है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हुआ कि नहीं हुआ?
अब ये वाला ट्रायंगल OBP ट्रायंगल एंड CAP ट्रायंगल को ध्यान से देखो। OBP और CAP को देखो, क्या दोनों सिमिलर लग रहे हैं? क्योंकि दोनों का ये एंगल बराबर है, एक एंगल, तीनों एंगल बराबर है, ए वाला फॉर्मूला, दे आर सिमिलर ट्रायंगल है। तो दिस बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस बाय दिस। मुझे मालूम नहीं है AP कितना है। AP को अगर x कहेंगे, AP को अगर हम कहेंगे x, तो इसको कहेंगे 13 माइनस x, है कि नहीं? तो आप कहोगे PAC ट्रायंगल सॉल्यूशन एंड PBO ट्रायंगल आर सिमिलर। तो आप कहोगे 3/10 इज इक्वल टू x बाय 13 माइनस x, x बाय 13 माइनस x इज इक्वल टू 3/10, मतलब x कितना आएगा? 3 मीटर। समझ में आया क्या? हाँ, क्या समझ में आया ना? हाँ, बाद में और भी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, उसके एक बाप है, ठीक है? वो पूरा अलग तरीके से, मैकेनिक्स की तरीके से सोचते हैं। दैट इज कॉल्ड फेरमाट्स प्रिंसिपल। वो कहता है कि कोई रिफ्लेक्टेड रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो, वो ऐसा रास्ते में जाता है जिस रास्ते में उसको सबसे कम समय लगता है। दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन इन ए डिफरेंट वे। मान लो कि यहाँ पर ये जोन में बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है? यहाँ पर मान लो कोई खाने का चीज पड़ा है, यहाँ पर मान लो एक चील बैठा हुआ है, यहाँ पर हर जगह खाने का चीज पड़ा हुआ है। वो कौन सा चीज को उठा के जल्दी भागेगा ताकि उसको कम गर्मी झेलना पड़ेगा? तो यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। उसको ऐसे आके ऐसे जाएगा तो सबसे कम समय के लिए वो गर्मी में रहेगा। एनी पाथ इट फॉलोज। किसी दूसरे रास्ते में लेंगे, सपोज हम कहेंगे यहाँ से कोई रे आया, ऐसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भूल जाओ, फिर ऐसे गया, निकालो उसको कितना समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय। यू कैन गेट सो मेनी पॉसिबिलिटीज। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भूल जाओ, कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर नहीं है रिफ्लेक्शन के साथ, या फिर हमें मालूम नहीं है। सोचो ऐसे, कहीं से भी जाके अगर रास्ता निकालोगे, कोई भी रास्ता निकालोगे, ये रास्ता सबसे छोटा पड़ेगा आपको, क्योंकि इट टेक्स द मिनिमम टाइम। फेरमाट्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग। इट कहता है, क्या कहता है प्रिंसिपल? लॉ नहीं है वो, प्रिंसिपल है। वो कहता है कि लाइट रिफ्लेक्टेड रे और लाइट ऑलवेज फॉलोज ए पाथ ऑफ लीस्ट टाइम। जिस रास्ते में उसको सबसे कम समय लगेगा जाने के लिए, वैसा रास्ता फॉलो करता है, ठीक है? जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो ये समझ में आ गया हमें। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। ए मिरर इज फिटेड ऑन ए वॉल ऑफ ए रूम। किसी एक रूम में, एक वॉल में एक मिरर फिटेड है। ए मैन इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन मिरर एंड द फ्रंट वॉल। मिरर के फ्रंट में जो वॉल है उसके दोनों के बीच में खड़ा है। फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर। मिरर का हाइट कम से कम क्या होना चाहिए? फॉर विच द मैन विल बी एबल टू सी द कंप्लीट इमेज ऑफ द वॉल। ये वॉल का कंप्लीट इमेज को देख पाएगा, ठीक है? वॉल का हाइट दिया है, कंप्लीट इमेज ऑफ द वॉल, वॉल का हाइट दिया, वॉल का हाइट h दिया। समझ में आया? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट। यहाँ पर कोई आदमी है और वो मिडवे खड़ा है, मतलब ये मिरर है। सपोज ये सामने मिरर लगाया गया है। चलिए थोड़ा मिरर को सुंदर सा बनाते हैं। ये मिरर है, ये मिरर है। ये आदमी इस मिरर में इस वॉल को देखना चाहता है जो कि h हाइट तक है। ये हाइट कितना है? h। और ये मिडवे है, मतलब ये डिस्टेंस जितना है, ये डिस्टेंस उतना है। बोला यहाँ पर कितना बड़ा मिरर लगाएंगे ताकि कंप्लीट इमेज दिखेगा। सोचो यहाँ से कोई रे रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी आंखों में आएगा, यहाँ से कोई रे रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी आंखों में आएगा, तो फिर वो कंप्लीट इमेज को देख पाएगा। इसका मतलब इतना बड़ा मिरर होना काफी है। कितना बड़ा मिरर होना काफी है? इतना बड़ा मिरर होना हमारे लिए काफी है। ऊपर का मिरर नहीं चाहिए, इतने में पूरा इमेज दिख रहा है उसको। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? विद द सेम अंडरस्टैंडिंग एज द प्रीवियस क्वेश्चन, अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो क्या ये दोनों यहाँ पे नहीं मिलेंगे? और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये भी d ही हो जाएगा। और ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना? ये हाइट h दिया है। चलो ये मिरर का लेंथ क्या होना चाहिए मालूम नहीं, ये AB है और इसको मानते हैं CD है।
और ये कोई पोजीशन ले लो O डैश, ये O है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो हम कहेंगे ए O डैश बी ट्रायंगल एंड सी O डैश डी ट्रायंगल आर सिमिलर। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ठीक है। आर सिमिलर, समंतक को भी समझ में आ रहा है? झूठ मत बोलना, हो गया, कर लिया, अच्छा वेरी गुड। ये सिमिलर है, ठीक है। ये अगर दोनों सिमिलर है तो हम कहेंगे d/3d must be equal to AB/CD। CD का वैल्यू h है, सो हम कहेंगे 1/3 इज इक्वल टू AB/h। तो AB कितना बड़ा मिरर चाहिए? h/3। बैक वॉल को देख पाने के लिए कितना बड़ा मिनिमम मिरर चाहिए? h/3 हुआ था, बढ़िया है। 10 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ था? 10। वाओ, मेरे करने के बाद कि मेरे करने से पहले? क्वेश्चन नंबर 9 टाइम करना थी अपन जो पास करते से थोड़ा कर दे। अच्छा वेरी गुड। बाकी किसका कितना सही हुआ? देवांश 7। आम आदमी 7 7 सही था, 7 सही था। ऑनलाइन वाले किसका कितना सही था? पीयूष 7। एंजल सॉरी रजन्या 5 सही था। और कौन है? रुद्र सर 8 सही था। मतलब आयुष का ही सारा सही हो गया, 10 का 10। आज का 30 मार्क का आयुष कुमार हुआ। हाँ हाँ, तो कुमार का मतलब बैचलर होता है, तुम बैचलर नहीं हो क्या? हाँ, तो आयुष सामल, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। सर।